8 नवंबर 2009 का दिन। सोचिए, परीक्षा हॉल का वो दमघोंटू तनाव, पसीने से भीगे हुए हाथ और समय खत्म होने की हड़बड़ी। हाँ, बिल्कुल। और उसी हड़बड़ी में एक कॉल लेटर पर किया गया आपका एक हस्ताक्षर। जब हम अपना पेपर जमा करते हैं तो हमें लगता है कि बस अब हमारा भविष्य संवर गया। सही कहा आपने। उस वक्त तो किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आती कि उंगलियों का वो हल्का सा कंपन या पेन का वो मामूली सा दबाव अगले 14 सालों तक आपको अदालतों के चक्कर कटवाने वाला है। देखिए, ये एक ऐसा सच है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब एक पल के लिए किया गया एक बहुत ही सामान्य सा हस्ताक्षर कैसे एक ऐसा कानूनी फंदा बन सकता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगे। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में, या कह ले इस डीप डाइव में, हम बिल्कुल इसी फंदे की गांठों को खोलने वाले हैं। हमारे सामने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जी, 15 अप्रैल 2026 को जस्टिस विक्रम डी चौहान द्वारा सुनाया गया ये फैसला है। हाँ, मामला है सचिन कुमार और 2 अन्य बनाम भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोर्ट के इस विस्तृत फैसले का मूल दस्तावेज मौजूद है। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ एक अदालती फैसले को पढ़ना नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है? हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे प्रक्रिया के नाम पर सच्चाई का गला घोटा जाता है, सबूतों की असली अहमियत क्या होती है और कैसे विभागीय जांच की खामियां किसी इंसान का पूरा जीवन लील सकती हैं। मतलब एक ड्रीम जॉब कैसे एक दशक लंबे कानूनी बुरे सपने में बदल गई, हम ये समझेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस मामले की शुरुआत उस समय से होती है जब बैंक में नौकरी पाना जिंदगी सेट हो जाने जैसा माना जाता था। हाँ, इस पूरी कानूनी लड़ाई के पीछे असल में 3 इंसानों की जिंदगी है। कहानी की नींव रखी गई थी 8 अगस्त 2009 को, जब एसबीआई ने क्लर्क पद के लिए विज्ञापन निकाला था। 2009 का दौर, मतलब वो समय जब सरकारी नौकरी के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी। बिल्कुल। और इसी भीड़ में से निकल कर आते हैं हमारे याचिकाकर्ता सचिन कुमार और संजीव कुमार, जो सामान्य श्रेणी से थे, और विपिन कुमार, जो एससी श्रेणी से थे। इन्होंने वो लिखित परीक्षा दी जिसका जिक्र आपने भी किया था। तो परीक्षा 8 नवंबर 2009 को हुई। फिर नतीजे कब आए? नतीजे आने में थोड़ा समय लगा। 2010 में परिणाम घोषित हुए। इन तीनों ने अपनी जगह बना ली, इंटरव्यू भी पास कर लिया, और फिर दिसंबर 2010 में एसबीआई ने उन्हें बागपत जिले की अलग-अलग शाखाओं में तैनाती भी दे दी। मतलब सचिन बड़ौत शाखा में और बाकी 2 अग्रवाल मंडी और कोताना शाखाओं में काम करने लगे, हैं ना? जी बिल्कुल। तो हर सरकारी नौकरी की तरह शुरुआत में एक प्रोबेशन पीरियड भी रहा होगा, जहां उनके काम को परखा जाता है। हाँ, 6 महीने का प्रोबेशन था। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये प्रोबेशन बिना किसी शिकायत के पूरा भी कर लिया। बैंक उनके काम से खुश था। तो फिर मई 2011 में उनकी नौकरी पक्की भी हो गई होगी। बिल्कुल, कंफर्म्ड हो गई। सब कुछ ट्रैक पर था, वेतन आ रहा था, करियर सेट था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही। मतलब ये लोग दिसंबर 2010 से बैंक में काम कर रहे थे, 2011 में नौकरी पक्की हो गई, और फिर अचानक 2012 और 2013 के बीच इन तीनों को निलंबित कर दिया जाता है। हाँ, और बैंक ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने खुद परीक्षा नहीं दी थी। क्या बात कर रहे हैं? जी, बैंक का कहना था कि इनकी जगह किसी और ने परीक्षा हॉल में बैठकर पेपर दिया था। इसे कानूनी भाषा में प्रतिरूपण या इम्पर्सनेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मेरा मतलब है, एक बैंक कर्मचारी दिन भर में कितने रजिस्टरों पर हस्ताक्षर करता है? सैकड़ों। तो अगर ये वो लोग थे ही नहीं जिन्होंने परीक्षा दी थी, तो क्या 3 साल तक किसी भी मैनेजर को इनके असली और नकली हस्ताक्षर में कोई फर्क ही नहीं दिखा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और यहीं पर बड़ी संस्थाओं का रवैया समझ में आता है। देखिए, बैंक के सिस्टम ने कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ी थी। ये लोग अपना काम बखूबी कर रहे थे। तो फिर अचानक ये मामला उठा कैसे? 2012 में कहीं से धोखाधड़ी की शिकायत मिली, और जब ऐसी बड़ी नौकरशाही जागती है तो वो लॉजिक नहीं देखती, बस कार्रवाई के पीछे भागती है। मतलब 3 साल के बेदाग काम को दरकिनार करके बैंक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, और आखिरकार 17 जनवरी 2014 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया। बिल्कुल। तो अगर एसबीआई जैसा बड़ा बैंक अपने पक्के कर्मचारियों को इतने संगीन आरोप में निकाल रहा है, तो उनके पास कोई बहुत ही पुख्ता सबूत रहा होगा। और यही कहानी में सबसे बड़ा पेंच आता है। जिस अकाटे सबूत की हम उम्मीद कर रहे हैं ना,
वो दरअसल था ही नहीं। क्या? हाँ, बैंक का पूरा मामला केवल एक इकलौते दस्तावेज पर टिका था। सिर्फ एक दस्तावेज? वो क्या था? वो थी 19 नवंबर 2012 की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल के एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ एक हैंडराइटिंग रिपोर्ट? बस वही एक रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि परीक्षा के कॉल लेटर पर जो हस्ताक्षर हैं वो उनके असली हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। बस इसी एक राय के आधार पर 3 लोगों का करियर खत्म कर दिया गया। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी पर कार चोरी का आरोप सिर्फ इसलिए लगा दिया जाए क्योंकि रसीद पर उसकी लिखावट अजीब लग रही थी, बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। जबकि वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज को किसी ने देखा ही नहीं। हैंडराइटिंग कोई विज्ञान तो है नहीं। एकदम सटीक बात कही आपने। अदालत ने भी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मामले मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जिक्र किया है। अच्छा, उस मामले में क्या कहा गया था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लिखावट की पहचान करना कोई परफेक्ट साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक विशेषज्ञ की राय होती है, बिना किसी अन्य ठोस सबूत के। सिर्फ इसके आधार पर सजा देना बहुत जोखिम भरा है। हाँ, क्योंकि इंसान मशीन तो होते नहीं है। जब आप हस्ताक्षर करते हैं तो उस पल आपकी स्थिति कैसी है ये मायने रखता है। बिल्कुल। जरा आप परीक्षा हॉल के दबाव के बारे में सोचिए। हाँ, समय कम है, करियर दांव पर है, हो सकता है डेस्क खुरदुरी हो या पेन रुक रुक कर चल रहा हो, हाथों की मांसपेशियां अलग तरह से काम करेंगी ना। और उसके 3 साल बाद 2012 में जब आप एसी कैबिन में बैठकर जांच अधिकारी के सामने दस्तखत करेंगे तो वो तो अलग दिखेगा ही। उम्र, तनाव, कागज, पेन, ये सब लिखावट बदलते हैं। तो अगर बैंक को उस रिपोर्ट को साबित करना था तो उन्हें कोई और सबूत भी तो खोजना चाहिए था। मतलब कॉल लेटर पर क्या सिर्फ हस्ताक्षर ही थे? यही तो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। सबूत खोजने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो वहीं मौजूद था। मतलब कॉल लेटर पर फोटो रही होगी? हाँ, कॉल लेटर पर याचिकाकर्ताओं की फोटो थी और सबसे बड़ी बात, उस पर उनके अंगूठे का निशान था। अंगूठे का निशान? वो तो कभी नहीं बदलता, चाहे आप कितने भी तनाव में हो। बाकायदा फोटो और हस्ताक्षर को वेरीफाई किया था। तो फिर बैंक के जांच में उस इन्विजिलेटर का क्या बयान था? हैरानी की बात यह है कि बैंक की जांच में उस इन्विजिलेटर को गवाह के तौर पर बुलाया ही नहीं गया। अरे, ये तो सरासर अन्याय है। अगर बैंक का अपना ही इन्विजिलेटर वहां मौजूद था और उसी ने सब प्रमाणित किया था, तो क्या बैंक असल में अपनी ही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता की अधिकता का सिद्धांत लागू होता है। ये थोड़ा तकनीकी शब्द है। इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, क्रिमिनल केस में आपको 100% साबित करना होता है, लेकिन विभागीय जांच में आपको बस तराजू के पलड़ों को तौलना होता है। अगर 51% संभावना सच की है तो उस आधार पर फैसला लिया जा सकता है। अच्छा, तो मानक थोड़ा कम होता है। हाँ, लेकिन तराजू में तौलने के लिए आपको दोनों पलड़ों पर सबूत तो रखने होंगे ना। यहाँ जांच अधिकारी ने क्या किया? एक पलड़े पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय रख दी, जो कि कोई पक्का विज्ञान है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरे पलड़े पर जो ठोस सबूत थे, जैसे फोटो, अंगूठे का निशान और इन्विजिलेटर, उन्हें तराजू पर रखा ही नहीं। ये तो न्याय का गला घोटना हुआ। लेकिन जब इन कर्मचारियों को ये सब पता चला होगा तो उन्होंने बचाव में कुछ तो कहा होगा। हाँ, उन्होंने जांच अधिकारी से मांग की थी कि हमें उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए। हाँ, ताकि वो पूछ सकें कि उसने जांच कैसे की। तो क्या उन्हें मौका मिला? नहीं, बैंक ने सीधे मना कर दिया। और उनका तर्क सुनिए। बैंक ने कहा कि चूंकि आपने ये मान लिया है कि एफएसएल की रिपोर्ट असली है, तो अब जिराह की क्या जरूरत। ये क्या बेतुका तर्क है? मतलब कोई दस्तावेज असली है या उसी लैब से आया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें लिखी हर बात 100% सच है। बिल्कुल सही कहा आपने। अदालत ने भी यही कहा, रिपोर्ट ऑथेंटिक है, इसका मतलब है कि वो किसी फर्जी जगह से नहीं आई है। लेकिन उसके निष्कर्ष तो एक इंसान की राय है ना। और जब तक आप उस इंसान से सवाल नहीं पूछेंगे, सच्चाई कैसे सामने आएगी? जिरे का मौका न देना तो प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के एकदम खिलाफ है। एकदम खिलाफ है। जब आप किसी की आजीविका छीन रहे हैं तो उसे सवाल पूछने का पूरा हक है। इन सब खामियों को देखते हुए ही हाई कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम डी चौहान एक बहुत ही कड़े नतीजे पर पहुंचे।
तो फाइनली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने 17 जनवरी 2014 के बर्खास्तगी आदेश और 2015 के अपीलीय आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। वाह! कोर्ट ने साफ कहा कि हैंडराइटिंग रिपोर्ट से जिरा न करने देना और फोटो व अंगूठे के निशान जैसे ठोस सबूतों को नजरअंदाज करना पूरी तरह से गलत है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? क्या अब वो लोग अपनी नौकरी पर आराम से वापस जा सकते? देखिए, जीत तो है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन भी बनाया है। धोखाधड़ी एक गंभीर आरोप है, इसलिए कोर्ट ने बैंक को ये आज़ादी दी है कि वो चाहें तो सभी सबूतों को शामिल करते हुए फिर से नए सिरे से जांच कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बैंक को फिर से जांच का अधिकार है, लेकिन इस बार उन्हें फोटो और अंगूठे के निशान को भी देखना होगा। बिल्कुल, और जिराह का मौका भी देना होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मामला दिखाता है कि कैसे संस्थागत अहंकार कभी-कभी न्याय के आड़े आ जाता है। संस्थागत अहंकार मतलब इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंड स्पॉट्स। हाँ, एक जांच अधिकारी का काम सिर्फ आरोप सिद्ध करना नहीं होता है, उसका काम सच्चाई तक पहुंचना होता है। लेकिन यहाँ उन्होंने बस किसी भी तरह आरोप थोपने की कोशिश की। ये सच में बहुत डरावना है कि एक बड़े सिस्टम के सामने एक आम इंसान कितना बेबस हो सकता है। एक हस्ताक्षर की अहमियत और एक सिस्टम की जिम्मेदारी दोनों इस मामले में साफ दिखती हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जाने से पहले मुझे इस दस्तावेज के बिल्कुल आखिरी हिस्से में छिपी एक बात ने बहुत परेशान किया है। कोर्ट ने बैंक को नई जांच शुरू करने की आज़ादी तो दी है। हाँ, दी है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि नई जांच शुरू होने पर बैंक याचिकाकर्ताओं को फिर से निलंबित कर सकता है। हाँ, ये कानूनी रूप से सही है, लेकिन मानवीय नजरिए से बहुत कड़वा है। सोचने वाली बात है ना। 2015 से लेके 2026 तक 10 साल से ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, अपना बर्खास्तगी का आदेश रद्द करवाया और इसके बाद भी अगले ही दिन फिर से सस्पेंड होने की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। 10 साल का संघर्ष और फिर वही शुरुआत। तो क्या ये न्याय की जीत है या एक थका देने वाले चक्कर की फिर से शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम और आपको खुद सोचना होगा। तो आज के इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। जी बिल्कुल। तो आप भी इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।